पापा सिर्फ तुम्हारे नहीं है। अच्छा नेहा, मैं निकलता हूँ, आज ऑफिस में बहुत जरूरी मीटिंग है, मैं खाना वहीं खा लूंगा। अरे ऐसा क्यों? हाँ, मैंने आपका टिफिन पैक कर दिया है। अच्छा गुड, ठीक है, चलो बाय, अब मैं निकलता हूँ। ओके बाय, टेक केयर। राम जैसे ही अपना बैग उठाकर गेट की तरफ जाने लगता है, उसके पापा को खांसी आ गई। ये देखकर वो घबराते हुए अपना बैग टेबल पर रखकर वापस तेजी से अपने पापा के पास आता है। क्या हुआ पापा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी जुकाम और खांसी लग रही है। नेहा, नेहा माँ कहाँ हो, जल्दी आओ। राम की चिल्लाने की आवाज सुनकर नेहा और सुनीता तेजी से अपने कमरे से ड्राइंग रूम की तरफ आते हैं, जहां राजेश और राम बैठे थे। राम अपने पिता को सावधानी के साथ पानी पिला रहा था। क्या हुआ आपको, आप ऑफिस नहीं गए? राम क्या हुआ, तू ऐसे क्यों चिल्लाया? देखो ना माँ, पापा की तबीयत कितनी खराब हो गई है, अभी पापा खांस रहे थे। अच्छा, अभी सुबह तो ठीक थे, अचानक इन्हें क्या हो गया? अरे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, तुम तो जानती हो ना इसे, यह फालतू में टेंशन ले रहा है। ऐसी छोटी मोटी तो तबीयत सबकी खराब होती है, अब तो वैसे भी उम्र होने लगी है। नहीं पापा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको दवाई लेनी होगी, कोई बहाना नहीं चलेगा, जब देखो तब उम्र का बहाना लगा देते हो। नेहा और सुनीता राम का अपने पापा के लिए प्यार देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी राम नेहा से कहता है, नेहा मुझे ऑफिस में जरूरी मीटिंग में जाना है, तुम पापा को हॉस्पिटल से दवाई दिलवा लाना, और दवाई तुम ठीक से खिलाना पापा को। सुनो, मेरी आज प्रेजेंटेशन है, इसलिए मेरा भी ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। देखो नेहा, ऑफिस का काम तो हर बार लगा ही रहेगा, लेकिन पापा की तबीयत हर बार थोड़ी ना खराब होती है। वैसे भी तुम इस घर की बहू हो, और ऑफिस से पहले तुम्हें एक बहू होने का फर्ज निभाना चाहिए। हाँ, पर मेरी प्रेजेंटेशन कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड तो है नहीं जो बाद में देख लूं। मैं दवाई दिलाकर ऑफिस चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन सुनो, पापा को डॉक्टर को दिखा कर जाना, उसके बाद ही ऑफिस, ठीक है? ठीक है, चलिए पापा जी। अरे नहीं बेटा, डॉक्टर वॉक्टर रहने दो, मैं तो अभी भी जवान हूँ। रहने दो पापा, थोड़ी देर पहले तो आपकी उम्र हो रही थी, और अब डॉक्टर के पास जाने के नाम पर अभी तो मैं जवान हूँ। हाँ, वैसे आप उतने जवान नहीं है, दवाई नहीं लोगे तो बाद में परेशानी और बढ़ेगी। नेहा अपने ससुर को हॉस्पिटल से दवाई दिलवाकर अपने ऑफिस चली जाती है, और फिर वहां से वापस आकर रात को सबके खाना खाने के बाद वो बैठकर अपने ऑफिस का काम करती है। अरे यार, जल्दी से ये पीपीटी बन जाए तो चैन से सो पाऊं, वरना मेरा बॉस कल फिर से मुझे सुनाएगा। अच्छा सुनो नेहा, थोड़ी देर में पापा को गर्म सूप दे देना, उन्हें अभी नींद नहीं आ रही, याद से दे देना। यार मुझे नींद आ रही है, आप ही दे दो ना, मैं आज बहुत थक गई हूँ। मैं अभी पापा से पूछ कर आया हूँ, थोड़ी देर बाद पियेंगे वो, इसलिए तुम दे देना, अभी मुझे सोना है। वैसे भी अब तुम बहू हो इस घर की, तो मेरे मम्मी पापा का ध्यान रखना तुम्हारी पहली जिम्मेदारी है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं सोऊंगी कब? खैर, मेरी नींद की चिंता यहाँ किसको है, मैं अभी किसे बता रही हूँ। नेहा एक मॉडर्न लड़की थी, उसे अपने करियर से बहुत लगाव था, लेकिन घर की जिम्मेदारियों की वजह से नेहा की जरूरी मीटिंग्स बार बार कुर्बान हो रही थी, जिससे ऑफिस में उसकी इमेज खराब होती जा रही थी। एक दिन राजेश राम को बताता है कि कल उसके दोस्त उससे मिलने घर आएंगे। ये सुनते ही राम सीधा नेहा के पास जाता है। नेहा, कल ऑफिस मत जाना, पापा के बचपन के दोस्त आ रहे हैं, उन्हें चाय नाश्ता तुम्हें ही देना है, मेहमानों को अच्छे से ट्रीट करना, पापा के खास दोस्त है। लेकिन राम, कल मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मेरे सीनियर भी आ रहे हैं, मेरा ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। तो क्या पापा के दोस्त गूगल मीट पे चाय पियेंगे? तुम भी कैसी बातें करती हो यार। अरे लेकिन पापा जी के दोस्तों को चाय नाश्ता माँ जी दे देंगी ना। मेहमान भगवान होते हैं, और संस्कार यही है कि तुमको ये करना चाहिए, वरना पापा के दोस्त क्या सोचेंगे, बहू कितनी घमंडी है। अरे मेरे पापा की इज्जत है, और तुम चाहती हो कि उनके दोस्त उनका मजाक बना दे। लेकिन मेरे ऑफिस वाले ये बात नहीं समझेंगे, बॉस ने मुझे पहले ही वार्निंग दे रखी है, तुम तो समझो। लेकिन तुम इस घर की बहू हो, घर की जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी पड़ेगी। ठीक है, मैं कल ऑफिस नहीं जाऊंगी। अगले दिन सुबह होते ही नेहा तैयार होकर रसोई में लग जाती है। राजेश के दोस्त आने वाले होते हैं, वो उन सब के लिए पूरे दिल से तैयारी करती है। नाश्ते में गर्मा गर्म समोसे, चाय, मिठाई और खाने में उनकी पसंद की सारी चीजें बनाती है, और घर की सजावट भी करती है। नेहा बेटा, वाह वाह, तुमने तो पूरा माहौल ही बना दिया, बिल्कुल पुराने दिनों की याद आ गई। भाई राजेश, बहुत अच्छी किस्मत है तुम्हारी जो तुम्हें इतनी सुशील बहू मिली है। नहीं अंकल जी, ये तो मेरा फर्ज है।
राजेश के दोस्त खाना खाकर बहुत खुश होते हैं और थोड़ी देर बाद वापस जाते हैं। सब बहू की तारीफ करते हैं, लेकिन ये सारी मेहनत के पीछे नेहा की ऑफिस प्रेजेंटेशन बर्बाद हो गई। अब अगले दिन सुबह नेहा अपने ऑफिस के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी, तभी अरे नेहा, टीवी का रिमोट नहीं दिख रहा, जरा ढूंढ देना यार। पापा को चाहिए और देख लेना पापा को कुछ और काम तो नहीं है। राम, मैं लेट हो रही हूँ, रिमोट ही तो है, ठीक से देखने पर पापा जी को मिल जाएगा। हाँ, बहू बेटे के होते हुए अब वो काम करेंगे, है ना? अच्छा ठीक है, मैं ही तो हूँ बहू बस। नेहा भागते हुए रिमोट ढूंढ कर लाती है और फिर अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। जब वो शाम को किचन में खाना बना रही थी, तभी उसे फिर राम की आवाज आती है। अरे नेहा, पापा की दवाई अलमारी में ऊपर वाले शेल्फ में रखी है, जरा निकाल दो ना। राम, मैं अभी अभी ऑफिस से लौटी हूँ और सीधा किचन में आ गई, 1 मिनट तो बैठने दिया करो। अरे यार, तुम्हारा ऑफिस तो हर दिन होता है, बहाने मत बनाओ, जल्दी जाकर पापा को दवाई दो। नेहा चुपचाप जाकर दवाई निकालती है और राजेश के कमरे में जाकर रख देती है। अब शाम के समय नेहा डिनर बना रही थी, तभी उसकी मम्मी का कॉल आया। उनकी आवाज में घबराहट थी। अब जैसे ही नेहा को पता चला उसके पापा की तबीयत खराब है, उसके हाथ कांपने लगे। उसने फोन रखा और वो सीधा राम के पास पहुंची। सुनिए राम, पापा की तबीयत बहुत खराब है, मुझे 2 दिन के लिए मायके जाना होगा। अरे यार, आजकल तबीयत खराब होना आम बात होती है, दवाई लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, इसमें तुम्हें मायके जाने की क्या जरूरत है? डॉक्टर ने कहा है पापा को अकेले मत छोड़ना, मम्मी भी बहुत परेशान है। और तुम्हारे ऑफिस का क्या? वैसे भी तुमको छुट्टी बहुत मुश्किल से मिलती है, और वहां तुम्हारे भाई बहन मम्मी है ना, वो लोग संभालेंगे उनको। मैं ऑफिस तो छोड़ दूंगी, लेकिन आपको मेरे साथ चलना होगा। अरे मैं क्या करूंगा वहां, मुझे अपना काम है, और वैसे भी मुझे यहाँ पापा का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन वो भी तो मेरे पापा है ना। अरे यार, तुम चिंता मत करो, ठीक हो जाएंगे, उनके पास उनका ख्याल रखने के लिए सब है। तुम जल्दी जाकर खाना बनाओ, पापा को भूख लगी होगी। राम के उस नॉर्मल जवाब ने नेहा के दिल को तोड़ दिया, जिसने हर मोड़ पर राम के परिवार को अपना समझा। आज जब उसके अपने तकलीफ में थे तो राम को कोई फर्क नहीं पड़ा। नेहा चुपचाप किचन की तरफ जाने लगी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, जो इंसान अपने पापा को इतना मानता हो, उसके अंदर दूसरों के पापा के लिए कोई अहमियत ही नहीं है। नेहा ने खाना बनाया और सबको खिलाया, लेकिन वो बहुत दुखी थी। अब उसका ऑफिस जाने का मन नहीं करता था। उसको ऐसे देखकर राम ने प्लान बनाया। अरे यार, ये अचानक नेहा को क्या हो गया? आजकल उसका किसी काम में ध्यान ही नहीं रहता। कोई नहीं, आज मैं उसको मूवी दिखाने ले जाऊंगा, तब उसका मूड अच्छा हो जाएगा। अगले दिन शाम को राम और नेहा मूवी के लिए तैयार हुए। नेहा ने जैसे ही घर से निकलने के लिए दरवाजा खोला, उसकी आंखों में चमक आ गई, क्योंकि दरवाजे पर उसके पापा खड़े थे। वो दौड़कर उनके गले लग गई, लेकिन तभी राम कमरे से बाहर आया और वो अपने ससुर को देखकर बिल्कुल खुश नहीं हुआ। अरे आप? हाँ बेटा, बस यूं ही नेहा से मिलने का मन हुआ तो चला आया। अच्छा ठीक है, लेकिन हम दोनों तो मूवी देखने जा रहे हैं। अरे अब पापा आ गए ना तो उनसे बातें करेंगे, मूवी कभी और टाइम चलेंगे। नहीं नेहा, फिर पता नहीं कब टाइम मिले। चलो, मूवी का टाइम हो गया, हम लोग लेट हो रहे हैं। लेकिन राम, पापा अभी आए हैं, आज नहीं जाएंगे, फिर कभी चलेंगे ना। अरे यार, हर बार ऐसा ही होता है, जब भी हम कोई प्लान बनाते हैं कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। अपने पापा को बिठाओ यहाँ, हम मूवी देखकर आते हैं, बाद में मिल लेना। ये सुनकर महेंद्र के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वो नेहा से बोले, नहीं बेटा, तुम लोग जाओ, मूवी एंजॉय करो, मैं फिर कभी आ जाऊंगा। नहीं पापा, आप यहाँ बैठिए ना। पर महेंद्र बिना कुछ कहे वापस चले गए। उसके जाते ही नेहा वहीं दरवाजे पर फूट फूट कर रोने लगी। सुनीता और राजेश दूर से ये सब देख रहे थे, लेकिन वो कुछ कहे बिना अपने कमरे में चले गए। अरे यार, तुम्हारे पापा की वजह से पूरा मूड खराब हो गया। मूवी टाइम पर पता नहीं क्यों आ गए। पापा की तबीयत खराब थी, फिर भी वो मुझसे मिलने आए। राम अपने कमरे में जाकर गुस्से में सो गया और नेहा एकदम चुपचाप हो गई। अगले दिन भी वो सुस्त बुझे हुए मन से उठी और घर के काम में लग गई। उसके चेहरे पर ना पहले जैसी चमक थी, ना ही आवाज में पहले जैसा जोश। वो रसोई में सबके लिए खाना बनाने लगी, तभी उसका फोन बजा। उसकी माँ का कॉल था। नेहा, ये क्या तरीका है बेटा? तुम्हारे पापा इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद तुमसे मिलने आए और तुम मूवी देखने चली गई। माँ, ऐसी बात नहीं है। कैसी बात है? तुझे सिर्फ ससुराल वालों की फिक्र है, अपने पापा से ठीक से 2 मिनट भी बात नहीं की, शर्म नहीं आई तुझे? माँ सुनो तो, माँ। पर सरला ने फोन काट दिया। इस बात से नेहा सन्न खड़ी रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसके हाथ कांप रहे थे। तभी गैस पर रखा दूध उबल कर गिर गया, लेकिन नेहा बस सुन्न हो गई। तभी सुनीता तेजी से आई और उसने गैस बंद कर दी। बहू, क्या हुआ? तेरा ध्यान कहाँ है? देख, सारा दूध फैल गया। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, गलती हो गई।
अरे बहू। नेहा सुनीता की बात ना सुनकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। बेड पर बैठकर वो सोचने लगी, अब मेरे पास न मायके की ममता रही न ससुराल की। अब मैं कहाँ जाऊं? माँ भी मुझे गलत समझ रही है और आज माँ जी के सामने भी मुझसे गलती हो गई। क्या करूं मैं? एक दिन सुनीता ने देखा नेहा बहुत उदास रहती है तो उसने राजेश से ये बात कह दी, सुनिए जी, मुझे लगता है बहू को कोई परेशानी है। आजकल वो बहुत उदास सी रहती है। इसमें छुपाई क्या है? राम ने उस दिन जो किया वो ठीक नहीं था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब उसने जो करना था वो तो कर लिया। बहू को खुश कैसे रखे हम? तुम समझाना उसे, अब मैं भी राम को समझाऊंगा। हाँ ठीक है, शायद इससे घर का माहौल ठीक हो जाए। कुछ दिन बाद राम की बहन काजल के घर एक फंक्शन था। फंक्शन में राम, नेहा और उसके माता पिता सभी शामिल हुए। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन तभी राम की नजर अपने पापा पर पड़ी जो एक कोने में अकेले खड़े थे। उनको कुर्सी भी नहीं दी गई थी। पापा वहां कोने में क्यों खड़े हैं? शायद किसी ने देखा नहीं होगा पापा को। देखा नहीं या देखने की जरूरत नहीं समझी? पता नहीं दीदी और जीजा जी कहाँ है। राम इधर उधर देखता है तो काजल और दीपक फंक्शन को अच्छे से एंजॉय कर रहे थे और दीपक अपने ससुर को इग्नोर कर रहा था। ये देखकर राम को बहुत गुस्सा आया। वो काजल के पास गया और बोला, दीदी पापा वहां कोने में खड़े हैं, आपने स्टेज पर उनको क्यों नहीं बुलाया? अरे भैया इतने लोग हैं, ध्यान नहीं रहा। वैसे पापा कहाँ हैं? ध्यान नहीं क्या? ये हमारे पापा है, कोई गेस्ट नहीं। आप लोगों को उनका ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन आप लोग तो उनको इग्नोर ही कर रहे हैं। राम धीरे बोलो ना, फंक्शन चल रहा है। मेरे पापा का कोई अपमान करे ये मैं नहीं सह सकता और मैं चुप नहीं रहूंगा। कहाँ है जीजा जी? बुलाओ उन्हें। देखो राम, दीपक अभी फंक्शन देख रहे हैं, वो फ्री नहीं बैठे हैं। राम ने ये सुना तो उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। वो वहां से उठकर बाहर आ गया, पैर पटकते हुए। उसकी माँ सुनीता ने बेटी की आंख में आग देखी। वो उसके पीछे पीछे आई और बिना गुस्से के उसका हाथ पकड़कर वापस सबके बीच ले गई। तो बहुत गुस्से में लग रहा है। मम्मी ये तो हद ही हो गई, पापा का अपमान मैं नहीं सहूंगा। सही कह रहा है तू, लेकिन सोच, नेहा ने भी कुछ ऐसा ही महसूस किया होगा ना जब तूने उसके पापा के साथ यही किया था। क्या मतलब? जब तेरे ससुर बिना बताए मिलने आए थे तो तूने भी उन्हें बिना बात के लौटा दिया था। वो क्या था? लेकिन मम्मी वो अलग बात थी। अलग क्यों? रिश्ते तो दोनों ही अपने थे। मुझसे गलती हो गई क्या? गलती नहीं बेटा, सीख है। वक्त रहते समझ ले तो रिश्ते सुधर जाएंगे। राम को जैसे किसी ने उसकी ही बातों का जवाब दे दिया था। उसकी माँ ने वही एहसास उसके सामने रखा जो नेहा ने महसूस किया था। अब वो चुप होकर सोच में डूब गया। क्या सच में मैंने भी उस दिन अपने ससुर की बेइज्जती की थी? माँ सही कह रही है, गलती मुझसे भी हुई है। मुझे नेहा से इसकी माफी मांगनी चाहिए। थोड़ी देर बाद राम के जीजा दीपक और बहन काजल खुद उसके पास आए। राम अब भी गंभीर होकर खड़ा था, पर जो बात सामने आई वो सुनकर उसके होश उड़ गए। सुनो राम, नाराज मत हो। नाराज होने की वजह तो दी है आप लोगों ने। अभी जो भी हुआ वो जानबूझकर किया गया था भैया। इसका क्या मतलब? पापा जी ने मुझसे खुद कहा था ऐसा करने को। पापा ने? हाँ भैया, पापा ने कहा था कि तुमने जैसे नेहा के पापा के साथ किया था तुम खुद भी अपने पापा के साथ उसको महसूस करो। तो ये सब मेरी आंख खोलने के लिए था। हम लोग तो ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन पापा जी ने ये बड़ा कदम उठाया। पापा ने मुझे कुछ ना कहकर भी सबसे बड़ी सीख दी है। राम को जैसे जमीन से आसमान तक सब कुछ दिख गया। अब उसे नेहा की वो चुप्पी समझ में आने लगी थी। उसके पापा का अचानक लौट जाना और वो नजरें जो कभी सवाल नहीं करती थी, बस सहती थी। सुनो नेहा। बताओ क्या हुआ? सॉरी, सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। राम, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सॉरी से कुछ नहीं होता, समझदारी से होता है। वादा है, अब मैं भी तुम्हारी तरह समझदारी से अपने रिश्ते निभाऊंगा। चलो ठीक है, फिर मैंने तुम्हें माफ किया। थैंक यू नेहा। मैं कल तुमको लेकर पापा जी के पास उनसे मिलने चलूंगा और उनसे अपनी गलती की माफी भी मांगूंगा। ये हुई ना मेरे आदर्शवादी बेटे जैसी बात। मुझे तुम पर गर्व है राम, और मेरी बहू तो लाखों में एक है। कोई मुझे खाना देगा क्या? भूख से जान निकली जा रही है। जब से आया हूं किसी ने एक कप चाय तक नहीं पूछी। बेटा मैं तो बना दूं, लेकिन मेरे घुटने में ना बहुत दर्द हो रहा है, खड़ा होना भी मुश्किल है। और आज काम वाले भी नहीं आए, वरना वही बना देते। इतने में प्रीति वहां आती है। भूख तो मुझे भी बहुत जोरों की लग रही है, क्या करूं? मेरे हाथ में ना दर्द है। आज जोमेटो से ऑर्डर कर लेते हैं। क्या कहती हो मम्मी जी? बहू कर ले,
मेरे लिए ना छोले भटूरे करना। मैं तो पनीर चिली ड्राई फ्राइड राइस कर रही हूँ अपने लिए। तुम्हारे लिए क्या करूँ अनुज? दोनों सास बहू के मुंह से पानी आने लगता है, जैसे कितने दिनों से उन्हें खाने को ही नहीं मिला हो। मेरे लिए रोटी सब्जी कर दो, वही बहुत है। प्रीति जोमेटो से खाना ऑर्डर कर लेती है और तीनों मस्त खा पी कर सो जाते हैं। जैसे ही प्रीति सोकर उठती है, उसकी कामवाली का फोन आता है। क्या हुआ महारानी, आज आई क्यों नहीं? तुझे क्या बिठाकर पैसे दूंगी मैं? बैठकर मेरे को चाहिए भी नहीं, गलती हुई जो आपके यहाँ काम पकड़ लिया, वरना आपके यहाँ कौन ही काम करेगा। मैं काम छोड़ रहे लिए और किसी को आपके यहाँ लगने भी नहीं देगी। हाँ, अब घसना दोनों सास बहू बर्तन। काम वाली फोन काट देती है। प्रीति के तो तोते उड़ जाते हैं। भागते हुए रंजना के कमरे में जाती है। अब क्या होगा सासू माँ, काम वाली नहीं आएगी तो काम कौन करेगा? अरे शांति रखे, एक नहीं आएगी तो दूसरी मिलेगी, दूसरी नहीं तो तीसरी। जब तक अनुज है अपना काम चल जाएगा। दोनों सास बहू एक दूसरे को ताली मारती है। यहाँ अनुज इंतजार करता रहता है कि किस शाम उसे चाय नसीब होगी, लेकिन उसकी तकदीर इतनी अच्छी कहाँ। दोनों सास बहू टस से मस्त नहीं होती और बैठे बैठे गप्पे लगाने लगती है। अनुज उन दोनों को देखता है और खुद से कहता है, चल बेटा अनुज, लग जा काम पर। ये दोनों उठ गई यही बहुत है। दोनों सास बहू एक नंबर की कामचोर है। जब खुद ही बनाकर खाना है तो मैं वापस चला जाता हूँ, कम से कम वहाँ काम वाली तो बना देती है। अनुज चाय बनाकर प्रीति और रंजना को देता है और कहता है, मैं कल जा रहा हूँ, तुम दोनों सास बहू एंजॉय करो। क्यों? जब तक कोई दूसरी काम वाली नहीं मिलती तब तक तो रुक जाओ डार्लिंग। मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। बचपन से आज तक काम वाली के हाथ का ही खाया है ना। सोचा शादी के बाद बीवी के हाथ का खाना नसीब होगा, लेकिन बीवी ऐसी मिली कि उसे मुझे खुद बनाकर खिलाना पड़ता है। अच्छा हुआ बाबूजी का देहांत जवानी में ही हो गया, वरना बुढ़ापे में उन्हें भी खुद खाना बनाकर खाना पड़ता। दोनों सास बहू एक दूसरे का मुंह देखने लगती है। इतने में ही एक न्यूली मैरिड कपल वहां आते हैं और दरवाज़ा नॉक करते हैं। कोई है क्या? हाँ जी, हम हैं, बताइए क्या काम है? जी मुझे पता चला यहाँ रेंट पर घर मिल जाएगा। रेंटर का नाम सुनकर दोनों सास बहू कमरे से बाहर आती हैं। हाँ जी, घर खाली ही पड़ा है, कब लेना है ये बताओ। हम तो आज ही ले लें भाई। ठीक है, आज के अभी से शिफ्ट हो जाओ। अनुज आपको आपका कमरा दिखा देगा। अनुज जाकर दोनों को कमरा दिखाता है और दोनों उसी वक्त शिफ्ट हो जाते हैं। श्वेता, हमने एक कमरा ही लिया है, अगर कोई रिश्तेदार आ जाएंगे तो क्या होगा? तुम रुको ना, ज़्यादा लोग नहीं है इस घर में और घर इतना बड़ा है। ऐसा होगा तो मैं बुढ़िया को बाटली में उतार दूंगी और उसके घर में रुकवा दूंगी। बीवी तो मेरी बहुत तेज है, मेरे पैसे बचा लेती है। रात को फिर तीनों जोमेटो से खाना मंगवा कर खाते हैं। अगली सुबह 5 बजे अनुज वहाँ से चला जाता है। प्रीति रंजना से कहती है, सासू माँ आप क्या करेंगी? अनुज रहता था तो कम से कम चाय बनी बनाई तो मिल जाती थी। आप चाय बना दो ना। मैं बनाऊं? हैं? तुझे शर्म नहीं आती बोलते हुए? खुद बना ले, तेरे हाथ में जंग लगी है क्या? नहीं सासू माँ, वो ना मैं सुबह उठ नहीं पाती हूँ, तो सुबह की आप बना लेना, शाम की मैं बना लूँगी। अरे शांति रख बहू, तू देखती जा मैं क्या करती हूँ। वो रेंटर जो आए ना, वो किस काम के? वाह सासू माँ, मुझे आपकी बहू नहीं बेटी होना चाहिए था, फिर मेरे पास भी इतना सॉलिड तोड़फोड़ दिमाग होता। कुशल के ऑफिस जाते ही रंजना श्वेता के कमरे का दरवाज़ा नॉक करती है। बहू, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना रात में बेटा? नहीं आंटी जी, सब कुछ सही है, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। बेटा तुम हमारे घर में ही आ जाया करो ना, हम भी तो 2 ही लोग हैं, सास बहू, अकेले मन नहीं लगता, और तुम भी तो अकेली हो। प्रीति अपनी सास की बात समझ जाती है और वो वहाँ आती है। 2 लोग में ना कुछ करने का मन ही नहीं करता, ऊपर से आज मेरे हाथ में मोच आ गई है। बेचारी मम्मी जी तो चाय भी नहीं पी पाई है सुबह से। अरे मैं चाय बना देती हूँ, आप दोनों यहीं पी लो। अच्छा ठीक है, दे दे, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, तू भी तो मेरी बहू है। जी आंटी जी, क्यों नहीं। सासू माँ, अब आपकी 2 बहुएं हैं। हाँ। प्रीति दोनों सास बहू को चाय देती है। सास बहू चाय पीकर अपने घर चली जाती है। कैसा लगा बहू, बिना कुछ किए चाय पिला दी ना तुम्हें? सासू माँ, अब तो 2 फायदे होंगे, चाय तो मिलेगी, साथ में दूध, चाय पत्ती, चीनी भी मुफ्त की। हाँ बहू। सासू माँ, इसी तरह दोपहर के खाने का भी इंतजाम करवा लो ना। अरे करना क्या है, बस जाकर वहाँ बैठ जाना है।
सासू माँ ऐसा करोगी तो उसे शक होने लगेगा। अरे बहू, आज एक दिन का तो होने दे, फिर कल कुछ और दिमाग लगा लेंगे। तूने तो ऐसे भी कहा है ना कि तेरे हाथ में मोच है, तो खाना तू कैसे बना पाएगी आज? ठीक है मम्मी जी। सास बहू आराम से नहा धोकर टीवी देखने लगती है और दोपहर के खाने के समय श्वेता के घर पहुंच जाती है, जहां कुशल खाना खा रहा था। दोनों सास बहू को देखकर कुशल कहता है, अरे आंटी जी आप आइए ना। श्वेता, आंटी जी का भी खाना लगा दो। हाँ हाँ लाती हूँ। मैंने तो पहले ही सोच लिया था कि आज का खाना मैं आप दोनों का बना लूँगी साथ में। भाभी के हाथ में मोच जो लगी है। अरे नहीं नहीं बहू, तुम क्यों मेहनत करती हो, मैं बना लेती। मेरे ना बस पैरों में थोड़ा दर्द रहता है, पर धीरे धीरे कर ही लेती हूँ। अरे पर क्यों आंटी जी, वैसे भी श्वेता और मैं इस शहर में नया है, अकेले उसका मन भी नहीं लगता। आप दोनों तो हमारा परिवार है अब। जैसे ही तुम लोग कल आए ना, मुझे लगा मेरे छोटे बेटे और बहू आ गए। मेरा अनुज तो बाहर ही जॉब करता है पिछले 10 साल से। अच्छा बेटा, तुम रोज दोपहर को आते हो क्या खाना खाने के लिए? नहीं आंटी जी, कहाँ आ पाते हैं। वो तो आज पहला दिन था ना तो आ गए, क्योंकि मैं नाश्ता नहीं बना पाई थी ना। अच्छा अच्छा, तब तो ठीक है। अरे मतलब कि रोज आना चाहिए बेटा। आंटी जी खाना ठंडा हो जाएगा, पहले आप खा तो लो। प्रीति और रंजना की आंखें खाने पर ही लगी रहती है। कुशल के कहने की देर थी और दोनों खाना खाना शुरू कर देती हैं। श्वेता, तुम स्वाद खाना बनाती हो? मुझे इतना स्वाद खाना बनाना नहीं आता। शादी से लेकर आज तक मैंने कभी पनीर पराठे बनाए ही नहीं। उसमें क्या है बेटा, श्वेता बहू तुझे खाना बनाना सिखा देगी। हाँ हाँ, मैं सिखा दूंगी। रोज़ कुछ ना कुछ मैं बनाऊंगी और आप देखना, ऐसे ही आप सीख जाओगी। दोनों सास बहू खा पी कर 9, 2, 11 हो जाती हैं। रात को फिर दोनों सास बहू मटकते मटकते श्वेता के घर खाने चली आती है। श्वेता भी नई नई उनकी आओ भगत अच्छे से करती है। दिन बीतने लगते हैं और इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है। रंजना और प्रीति श्वेता के घर का खाकर अपना काम चला लेते हैं। एक दिन अनुज का फोन प्रीति को आता है और वो उसे सब बता देती है। अरे पागल, तुम्हारी मोच का बहाना पूरी जिंदगी चलेगा क्या? सामने वाला समझे उससे पहले कह दो कि ठीक हो गई हो तुम, वरना इससे भी जाओगी। तुम्हारे और माँ के चक्कर में ये रेंटर भी हाथ से चला जाएगा। तुम्हें तो बस रेंटर का ही रोना होता है। हमारी भूख की तो तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है। अरे तुम दोनों तो दिन भर लोहा तोड़ती हो ना। तुमसे बात करना ही बेकार है। प्रीति अनुज का फोन रख देती है, फिर रंजना से कहती है, वैसे कह तो अनुज सही रहा था मम्मी जी। आज हम दोनों नहीं जाते हैं और देखते हैं श्वेता क्या करती है। मेरी मोच तो अब ठीक हो जानी चाहिए ना। हाँ बहू, मेरे साथ रहकर कुछ तो सीखी तुम। सुबह से दोनों सास बहू उठकर बैठ जाती हैं और झांक झांक कर बार बार देखती रहती है कि श्वेता और कुशल क्या कर रहे हैं। सासू माँ, कुशल तो ऑफिस चला गया। एक काम कीजिए ना, आप गिरने की एक्टिंग कीजिए, जोर से आवाज कीजिएगा, नहीं तो कब श्वेता आएगी? ऐसे तो हम दोनों भूखे ही मर जाएंगे। ठीक है बहू, बहू जैसे भी मिली हो काम चोर एक नंबर की है मेरे जैसी। प्रीति अपना दरवाजा खोल देती है और रंजना जोर जोर से चिल्लाने लगती है, ओ माँ मेरे कमर, प्रीति बहू कहाँ है? तुम, मैं गिर गई हूँ। सासू माँ थोड़ा और जोर से। प्रीति बाथरूम में चली जाती है और श्वेता वहां आती है। आंटी जी कैसे गिर गई आप? उठो उठो, मैं उठाती हूँ आपको। प्रीति भाभी कहाँ है? प्रीति बाथरूम से निकल कर आती है। मैं तो नहाने गई थी, मुझे क्या पता था कि मम्मी जी गिर जाएंगी। क्या सोचा था कि नहाकर खाना बना लूंगी। सासू माँ को देखकर तो मेरे हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे। आप आंटी जी को देखिए, खाना मैं बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, आपको क्या लगेगा, जब से आई हो आप ही काम कर रही हो। नहीं 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 नहीं, अरे मैं ही धीरे धीरे बना लूंगी छोटी बहू। नहीं नहीं, आप दोनों बैठो, मैं करती हूँ। श्वेता प्रीति की रसोई में खाना बनाने लग जाती है। रंजना श्वेता से कहती है, छोटी बहू जरा चाय बना देना, सुबह से चाय भी नहीं पी। जी आंटी जी। छोटी बहू तू मुझे आंटी मत बोला कर, सासू माँ बोला कर प्रीति की तरह, है? ठीक है सासू माँ। सासू माँ, आपकी तो 2 बहुएं हैं अब। श्वेता चाय बनाकर दोनों को देती है, खुद भी पीती है। श्वेता को चाय पीते देख रंजना और प्रीति की छाती भारी हो जाती है और दोनों एक दूसरे को इशारा करने लगते हैं। श्वेता चाय पीकर फिर खाना बनाने में लग जाती है। तभी प्रीति कहती है, श्वेता फ्राइड राइस भी बना दो। हाँ,
मैं देखती हूँ चावल कैसे बनता है, मैंने कभी बनाया नहीं ना। अनुज ना बहुत अच्छे फ्राइड राइस बनाते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं भाभी, मैं बना देती हूँ, आप देखती रहना। श्वेता फ्राइड राइस बनाती है, साथ में रोटी सब्जी दाल भी। रात तक का खाना बना देती है वो। मैंने रात तक का खाना बना दिया है, मदद की ज़रूरत होगी तो बोलना भाभी आप। अरे हाँ हाँ बहू, बिल्कुल बोल दूंगी। अब रंजना और प्रीति मिलकर श्वेता के नाक में दम कर देते हैं। जब देखो उससे घर का कोई ना कोई काम करवाते रहते। एक रोज रात को रंजना की दवाइयाँ खत्म हो जाती है और रंजना कुशल के यहाँ जाकर कहती है, बेटा मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई है, तो दवाइयाँ ला दे, नहीं खाऊंगी ना तो बीपी हाई हो जाएगा मेरा। श्वेता का मुंह सड़ जाता है। वो मन ही मन सोचती है, जीने ही नहीं दे रही ये सास बहू, घर का काम बता बता कर नाक में दम कर दिया है। अब बैठो, मैं ला देता हूँ। कुशल थक कर घर आया था पर फिर भी वापस दवाई लेने चला गया। दवाई लाकर रंजना को देता है। शुक्रिया बेटा, पहले मैंने सोचा तुझे ना बोलूं, फिर मैंने सोचा क्यों ना बोलूं, तू भी तो मेरे बेटे की तरह है ना। अब तो घर का रिश्ता है अपना। जी आंटी जी। रंजना अपने घर चली जाती है। श्वेता कहती है, इन दोनों ने जीना हराम कर दिया है, पूरे घर का काम मुझसे करवा लेती है, ये बोलकर तुम घर की हो, मेरी छोटी बहू हो। लो ये तो उल्टा ही हो गया, ये लोग तो तुम्हारा ही फायदा उठाने लगे। तुमने सोचा था बाटली में इन्हें उतार कर इनका घर इस्तेमाल करोगी लेकिन दोनों सास बहू यहाँ हमारा इस्तेमाल कर रही है। तुम्हें मुफ्त की काम वाली समझ लिया इन्होंने। तुम देखो अब कल मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं ना, मैं कैसे इन्हें सबक सिखाती हूँ। अगले दिन सुबह सुबह श्वेता के मम्मी पापा आ जाते हैं। उनके आते ही श्वेता रंजना के घर ले जाती है और वहीं उनका सामान रख देती है। मम्मी पापा आप लोग यहीं रहोगे, ये अपना ही घर है, क्यों सासू माँ? एक बार के लिए तो रंजना के होश ही उड़ जाते हैं, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। क्या हुआ सासू माँ? कुछ नहीं छोटी बहू, हाँ जी ये अपना ही घर समझिए। रेणु और सुधीर आराम से बैठ जाते हैं। श्वेता रंजना की रसोई में ही चाय बनाकर सबके लिए लाती है। भाभी आपने और सासू माँ ने भी चाय नहीं पी होगी ना, तो मैंने आप लोगों के लिए भी चाय बना दी है। पापा मम्मी आप लोग नहा धो लो, फिर मैं यही नाश्ता बना दूंगी। हाँ जी बेटा जी। गेस्ट रूम में रेणु और सुधीर का सामान प्रीति रखवा देती है। रेणु और सुधीर नहा धोकर आ जाते हैं। इधर श्वेता रसोई में नाश्ता बनाने लगती है। सासू माँ नाश्ते में पोहा बना लेती हूँ, लेकिन बादाम नहीं है, क्या करें? आप फ़ोन करके मंगवा लीजिए ना, मेरे मम्मी पापा क्या खाएंगी? हाँ मंगवाती हूँ। रंजना मन से तो रो रही होती है, लेकिन फिर भी राशन दुकान में ऑर्डर करती है। सासू माँ बेसन और चावल का आटा भी मंगवा देना, आज इडली बना लेती हूँ। अच्छा ठीक है। रंजना सारा राशन ऑर्डर कर देती है। अब ये लोग यहीं खाएंगे क्या? इतने में रेणु और सुधीर नहा धोकर हॉल में आ जाते हैं। बेटा कैसा घबरा दिया है, जाए एसी भी नहीं चलती। तुझे पता है ना मैं बिना एसी के सो नहीं सकती। मम्मी उसमें क्या है, तुम और पापा सासू माँ के कमरे में सो जाना और सासू माँ गेस्ट रूम में सो जाएगी। उन्हें ऐसे भी ना एसी की ज़रूरत नहीं है, उनकी तबीयत ऐसे ही ढीली ढीली रहती है। क्यों भाभी, ठीक रहेगा ना? हाँ ठीक है। चलिए मैं पोहा बना देती हूँ, राशन भी आ गया है। श्वेता रसोई में जाती है। प्रीति रंजना को अपने कमरे में ले जाकर कहती है, सासू माँ ये तो हमारे घर पर पूरा कब्जा करने पर तुली है, घर तो छोड़ो आपके कमरे तक चली आई है। हाँ बहू, ऊपर से हमारा राशन भी लगेगा। देखती हूँ 1-2 दिन में ये लोग चले गए तो ठीक है, नहीं तो मैं इनका सामान निकाल कर बाहर फेंक दूंगी। तुम अपनी सास को जानती नहीं हो क्या? हाँ सासू माँ। सब कोई नाश्ता कर लेता है। फिर रेणु और सुधीर रंजना के कमरे में जाकर एसी चलाकर सो जाते हैं। कुशल भी ऑफिस नहीं जाता। श्वेता जब तक मम्मी पापा यहाँ हैं हम भी यहीं रहते हैं। आंटी जी मुझे ना ये घर अपना अपना सा लगता है। अपना तो लगेगा ही अपना तो लगेगा ही। हॉल में एसी हमेशा ना 16 पे रखना चाहिए भाभी। एसी 16 पर कर दीजिए, मैं भी सो जाता हूँ थोड़ी देर। कुशल हॉल में और श्वेता प्रीति के कमरे में सो जाती है। रंजना और प्रीति एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। दोनों सास बहू को सोने के लिए कोई जगह नहीं थी। फिर दोपहर में उठकर श्वेता खाना बनाने लगती है और सारी सब्जी रंजना को देकर कहती है, सासू माँ आप कट कर दो ना जल्दी से। प्रीति भाभी आप मेरे साथ रसोई में आओ ना, मेरी मदद करवाओ। इतने दिनों में तो मैंने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है ना?
प्रीति मना भी नहीं कर पाती, उसे रसोई में जाना पड़ता है। दिन भर दोनों सास बहू भी पूरा काम करती है और रेणु और सुधीर एसी चलाकर मस्त आराम करते रहते हैं। दिन भर एसी चलता रहता है। रंजना रेणु से कहती है, अब एसी बंद भी कर दो, सुबह से चल रही है, थोड़ा एसी को भी ना आराम करने देना चाहिए। बहन जी आप उसकी चिंता मत करो, ये मेरी बेटी का घर है, वो देख लेगी। रात को भी दोनों सास बहू हॉल में सोती हैं। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है, पर रेणु और सुधीर जाने का नाम ही नहीं लेते। श्वेता और कुशल भी अपनी मनमानी करते रहते हैं। जब रंजना के बर्दाश्त के बाहर सब हो जाता है तो वो श्वेता और कुशल से कहती है, अब बहुत हो गया, मेरा घर खाली करो, ऐसे का बिल मुफ्त का आता है। सासू माँ शांत हो जाओ, हम सब अपनी ही तो हैं। आंटी जी जस्ट चिल। क्या जस्ट चिल? तुम लोग तो सर पर चढ़कर बैठ गए हो। हमारा घर खाली करो वरना पुलिस को बुला लेंगे। भाभी कैसी बात कर रही हैं? अपने परिवार में कोई ऐसा करता है क्या? कुशल इनकी बातों पर ध्यान मत दो, ऑफिस जाओ, मैं जाती हूँ रसोई में, मेरी मम्मी की चाय का टाइम हो गया है। रंजना देखती है कि कुशल और श्वेता को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है और वो लोग आराम से अपने काम में लगे हैं। तब रंजना पुलिस को फोन करके बुला लेती है। इन रेंटर ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया है, इन्हें अभी के अभी यहाँ से बाहर फेंकिए। रेणु तुरंत कुशल को ऑफिस से बुला लेती है और कुशल एग्रीमेंट पेपर लेकर आता है। साहब हमारा 11 महीने का एग्रीमेंट है, हम उससे पहले कैसे जाएं आप ही बताइए, क्या मैं गलत हूँ? मैडम ये रेंटर तो सही बोल रहा है, 11 महीने तक तो आप इनसे घर खाली नहीं करवा सकती हो। मम्मी जी देख लिया, लालच में क्या हुआ, आपने सोचा इनसे काम करवा लोगी और ये लोग हमारे ही सर पर चढ़ बैठे। अरे तो रुक बहू, ठीक है ये लोग मेरे जिस फ्लैट में रेंट पर आए हैं वहां रह सकते हैं, पर मेरे घर में तो नहीं रह सकते। रंजना रेणु और सुधीर का बैग निकालकर बाहर फेंक देती है। 11 महीने में मेरा घर छोड़कर चले जाना। कुशल और श्वेता अपने फ्लैट में रेणु और सुधीर के साथ चले जाते हैं। यहाँ रंजना का खून सूखने लगता है और उधर श्वेता कहती है, महीने भर का राशन मैं उनका ले आई हूँ, बड़ी आई मुझसे काम करवाने वाली। रंजना और प्रीति सर पर हाथ रखकर अफसोस करती रह जाती हैं।